पीसीएस इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का मिशन है इस महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसे संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, उसको परत दर परत खोलना। ये समझना कि सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो पूरे संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रस्तावना को ना अक्सर लोग सिर्फ संविधान की भूमिका समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उन आधारभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों का एक तरह से घोषणा पत्र है जिन पर हमारा पूरा संविधान, आप कह सकते हैं, टिका हुआ है। स्रोत सामग्री भी इसे संविधान का दर्शन या आत्मा कहती है, और ये बिल्कुल सही भी है। ये हमें बताती है कि संविधान बनाने वाले कैसा भारत चाहते थे। तो सबसे पहले ये है क्या आखिर? स्रोत में एन.ए. पालकीवाला का बहुत ही प्रसिद्ध उद्धरण है। उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड। ये उपमा मुझे काफी सटीक लगती है। जैसे एक पहचान पत्र किसी व्यक्ति की बुनियादी जानकारी देता है ना? वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान की पहचान कराती है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण नजरिया है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का। वो संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने इसे कहा था हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये दिखाता है कि ये सिर्फ उस समय की परिस्थितियों का दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये भविष्य के भारत के लिए एक विजन था, एक आकांक्षा थी। उन उम्मीदों को दिखाता है जो संविधान निर्माताओं ने देश के लिए देखी थी। अच्छा, और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? स्रोत बताता है कि प्रस्तावना का जो आइडिया है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया। वो पहला संविधान था जिसमें प्रस्तावना थी। लेकिन भारतीय प्रस्तावना का जो असल आधार है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी को कुछ बदलावों के साथ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और बाद में वही प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल हुआ। तो प्रस्तावना के जो मूल विचार हैं, जो भाषा है, वो काफी हद तक उसी उद्देश्य प्रस्ताव से आई है। ये संविधान निर्माण की दिशा तय करने वाला, कह सकते हैं, पहला बड़ा कदम था। अब जरा इसके पाठ पर आते हैं। शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या महत्व है? इन शब्दों का महत्व बहुत गहरा है। ये घोषणा करता है कि संविधान का निर्माण और इसे अपनाने वाले कौन हैं? भारत के लोग हैं। कोई बाहरी शक्ति नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं। यहीं से संविधान को अंतिम संप्रभुता मिलती है। मतलब शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। ये लोकतंत्र की एकदम नींव है। स्रोत में एक और दिलचस्प, थोड़ी तकनीकी सी बात बताई गई है कि पूरी प्रस्तावना अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सिर्फ एक ही वाक्य है। ये एक लंबा जटिल वाक्य है जो अपने आप में एक संकल्प जैसा है, और ये वाक्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लेता है। और इसमें सिर्फ राज्य की प्रकृति नहीं बताई गई है, बल्कि नागरिकों के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। राज्य की प्रकृति बताने के बाद ये आगे नागरिकों के लिए कुछ महान आदर्शों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है, जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। फिर समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुता, ऐसी बंधुता जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करे। और आखिर में वो तारीख भी दी गई है, 26 नवंबर 1949। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। मतलब स्वीकार किया, लागू किया और खुद को सौंपा। हालांकि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन प्रस्तावना में अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 ही लिखी है। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से देखें तो स्रोत सामग्री के आधार पर इस प्रस्तावना से 4 मुख्य बातें या तत्व निकलते हैं। पहला तो आपने बताया, अधिकार का स्रोत जो भारत की जनता है, हम भारत के लोग। दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब ये बताता है कि भारत किस तरह का देश होगा। इसके लिए 5 शब्द इस्तेमाल हुए हैं: संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट,
पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणराज्य रिपब्लिक। इन पर हम अभी और बात करेंगे। तीसरा तत्व है संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान क्या हासिल करना चाहता है। इसमें वही न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता आ जाते हैं। और चौथा तत्व है संविधान को अपनाने की तिथि, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो है 26 नवंबर 1949। तो ये चार तत्व मिलकर प्रस्तावना का पूरा ढांचा बनाते हैं। शक्ति का स्रोत कौन, राज्य कैसा होगा, लक्ष्य क्या है और अपनाया कब गया। अब जरा राज्य की प्रकृति वाले शब्दों पर वापस आते हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ये बिल्कुल सही है और स्रोत इस पर काफी जोर देता है। जो मूल प्रस्तावना थी, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, उसमें भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समाजवादी यानी सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। इसी संशोधन में और अखंडता एंड इंटेग्रिटी शब्द भी राष्ट्र की एकता के साथ जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1950 से 1976 तक भारत की जो संवैधानिक स्थिति थी वो तकनीकी रूप से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं थी, जैसा प्रस्तावना में आज लिखा है। हाँ, तकनीकी रूप से प्रस्तावना के शब्दों में ये शामिल नहीं थे। हालांकि ये भी सच है कि संविधान के दूसरे हिस्सों में, जैसे नीति निदेशक तत्वों में, ये मौलिक अधिकारों में, इन विचारों की झलक पहले से ही थी। लेकिन 1976 के संशोधन ने इन्हें एकदम स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में डाल दिया। चलिए इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, जैसा स्रोत में समझाया गया है। संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। और लोकतांत्रिक? लोकतांत्रिक का मतलब है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के हाथ में है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जो सरकार चलाते हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल माना जाता है, सिर्फ राजनीतिक नहीं। गणराज्य का क्या मतलब है? ये लोकतांत्रिक से अलग कैसे है? गणराज्य यानी रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो चुनावा होता है, वंश के आधार पर नहीं आता। लोकतंत्र सरकार के स्वरूप से जुड़ा है, जनता का शासन, जबकि गणराज्य राष्ट्र के प्रमुख के पद से जुड़ा है कि वो चुनावा होगा। जैसे ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है पर गणराज्य नहीं, क्योंकि वहां राजा या रानी होते हैं जो वंशानुगत हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए ये गणराज्य है। अब आते हैं उन उद्देश्यों पर जिन्हें संविधान हासिल करना चाहता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। स्रोत में इनके प्रकारों पर भी ध्यान दिलाया गया है। हाँ, ये बुलत नायक है। न्याय की बात करें तो 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करने की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है आय और संपत्ति की जो असमानता है वो कम हो और सभी को रोजी रोटी के समान अवसर मिले। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले, जैसे वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार। स्रोत बताता है कि ये तीनों आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। और स्वतंत्रता? स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये मौलिक अधिकारों के जरिए सुनिश्चित की जाती हैं, व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं। यहाँ स्रोत एक रोचक तुलना करता है। स्वतंत्रता के प्रकार 5, न्याय के प्रकारों 3 से ज्यादा हैं। हाँ, और न्याय के प्रकार समता के प्रकारों से ज्यादा हैं। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की, स्टेटस, और अवसर की, अपॉर्चुनिटी, यानी कानून के सामने सब बराबर हों और सभी को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। तो क्रम बनता है स्वतंत्रता, न्याय, समता, 2। स्रोत इशारा करता है कि कभी-कभी परीक्षाओं में ये क्रम या इनकी संख्या पूछ ली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो स्रोत ने उठाई है, क्या आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख है? नहीं, ये एक आम कंफ्यूजन हो सकता है। प्रस्तावना आर्थिक न्याय की बात करती है, आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं। स्वतंत्रता मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी है, विचार, अभिव्यक्ति वगैरह। आर्थिक क्षेत्र में न्याय और समता पर जोर है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित माने जाते हैं। और अंत में बंधुता, फ्रेटर्निटी। इसका क्या अर्थ है? बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुता ऐसी होनी चाहिए जो 2 चीजें सुनिश्चित करे,
पहला, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है। चलिए, अब उन दो शब्दों पर और गहराई से बात करते हैं जो बाद में जोड़े गए, समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। समाजवाद शब्द का भारत के संदर्भ में क्या खास मतलब है? स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि साम्यवादी समाजवाद जैसा कि पहले सोवियत संघ या चीन में था। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन होते हैं उन पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है और निजी संपत्ति लगभग खत्म कर दी जाती है। भारत का मॉडल अलग है। किस तरह अलग है? ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनियां और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियां दोनों साथ साथ चलते हैं। उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रीयकरण करना नहीं है, बल्कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या की है, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वो कथन कि ये हमारा अपना ब्रांड है, वो भी इसी संदर्भ में था। जी हाँ, स्रोत बताता है कि उनका मतलब यही था कि भारत अपने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से समाजवाद के मॉडल को अपनाएगा, किसी बाहरी विचारधारा की नकल नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि समय समय पर राष्ट्रीयकरण जैसे कदम भी उठाए गए और बाद में आर्थिक उदारीकरण भी अपनाया गया। अब बात करते हैं पंथनिरपेक्षता की। स्रोत में पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बीच क्या कोई अंतर बताया गया है? स्रोत इस बात का उल्लेख करता है कि हालांकि अंग्रेजी में तो एक ही शब्द सेक्युलर है, हिंदी में पंथनिरपेक्ष शब्द को ज्यादा सही माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग धर्मों के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ या संप्रदाय होते हैं उनके प्रति भी राज्य के तटस्थ रहने का भाव देता है। इसका मूल अर्थ है कि राज्य का अपना कोई घोषित धर्म नहीं होगा, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। तो क्या राज्य धर्म से बिल्कुल अलग रहेगा? यहीं पर भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से अलग हो जाती है। पश्चिमी देशों में, जिसे अक्सर नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, राज्य और धर्म के बीच पूरा अलगाव होता है, कंप्लीट सेपरेशन। राज्य धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता और धर्म राज्य के मामलों में। लेकिन भारत ने सकारात्मक पंथनिरपेक्षता, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मॉडल अपनाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म तो नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा, सर्वधर्म समभाव, और सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। राज्य धार्मिक मामलों में जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी कर सकता है, जैसे सामाजिक सुधारों के लिए। यह शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया, लेकिन स्रोत यह भी साफ करता है कि यह भावना संविधान में पहले से ही मौजूद थी। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार हैं, वो इसी सकारात्मक पंथनिरपेक्षता के प्रमाण हैं। ये सब जानने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ये प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? स्रोत में पंडित ठाकुरदास भार्गव का उल्लेख है। हाँ, पंडित ठाकुरदास भार्गव जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना के महत्व को बताते हुए इसे संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और संविधान का आभूषण कहा था। ये शब्द इसकी अहमियत बता देते हैं। ये संविधान बनाने वालों के इरादों को, उनके दर्शन को, उनके मूल्यों को समझने की कुंजी है। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा साफ नहीं होती या उसकी व्याख्या में कोई शक होता है, तो अदालतें प्रस्तावना का सहारा लेती हैं, ये समझने के लिए कि मूल उद्देश्य क्या था। इसका कानूनी दर्जा क्या है? क्या ये संविधान का हिस्सा है? इस पर कुछ विवाद रहा है, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल, इस पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस चली है। शुरुआत में 1960 का एक मामला था, बेरुबारी संघम मामला, बेरुबारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के विचारों को जानने की कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन ये स्थिति बदली फिर। हाँ, 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया। इस मामले में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है,
तो क्या संसद इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है? हाँ, क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है और ऐसा किया भी गया है। जैसा हमने देखा 1976 में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। लेकिन यहाँ एक पेच है, मूल ढांचे का सिद्धांत। बिल्कुल सही। केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत भी दिया। इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की उन मूल विशेषताओं को नष्ट या बदल नहीं सकती जो उसके आधारभूत ढांचे का हिस्सा हैं। और प्रस्तावना में जो कई सिद्धांत हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, गणराज्यीय स्वरूप, संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता, समता वगैरह, ये सब मूल ढांचे का हिस्सा माने जाते हैं। तो संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, पर उसकी मूल आत्मा को नहीं बदल सकती। शोध एक और महत्वपूर्ण बात साफ करता है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता का वादा, उन्हें सीधे तौर पर लागू करवाने के लिए आप अदालत में नहीं जा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर जा सकते हैं, वैसे नहीं। ये न तो विधायिका को कोई अलग से शक्ति देती है और न ही उसकी किसी शक्ति पर रोक लगाती है। लेकिन जैसा पहले कहा, यह संविधान की व्याख्या में एक मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करती है। यह अदालतों को यह समझने में मदद करती है कि कानून का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। ये घोषित करती है कि अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। हाँ, और ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें से दो विशेषण बाद भी जोड़े गए, लेकिन उनकी भावना पहले भी मौजूद थी। ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे महान लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प है, जिनके प्रकारों और स्रोतों पर भी हमने बात की। और कानूनी तौर पर ये अब बिना किसी विवाद के संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ये सीधे लागू करने योग्य भले ही ना हो, लेकिन संविधान की व्याख्या और समझ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये केवल एक पृष्ठ का दस्तावेज हमारी पूरी संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखता है। निश्चित रूप से ये पूरी चर्चा हमें संविधान की गहराई और उसके बनाने वालों की दूरदर्शिता के और करीब लाती है। प्रस्तावना महज एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों और संवैधानिक मूल्यों का एक जीवंत घोषणा पत्र है। अंत में श्रोतावर्ग के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, जो स्रोत में बताई गई बंधुता के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा है। प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात करती है। आज के इस जटिल और तेजी से बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल में इन दो महत्वपूर्ण मूल्यों, एक तरफ हर व्यक्ति का सम्मान और दूसरी तरफ पूरे राष्ट्र की एकजुटता के बीच एक स्वस्थ और गतिशील संतुलन कैसे बनाया रखा जा सकता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।